नमस्कार। कल से फर्स्ट फेज के चुनाव शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर में भी कठुआ उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के चुनाव भी है। लेकिन सबकी निगाहें इस पे चुनावों के ऊपर लगी हुई हैं। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसने 10 साल यहां पे हुकूमत की है लगातार, और वादे भी किए, काम भी किए, कुछ हुए कुछ नहीं हुए, कुछ दो अधूरे रह गए, हर एक को खुश नहीं कर पाए, बहुत खुश भी हुए। दूसरी तरफ गठबंधन है इंडिया के नाम से, वो भी बहुत से वादे कर रहे हैं, चुनावी वादे कर रहे हैं, लोगों को लुभाने की बातें कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमारी हुकूमत बनेगी। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत में कांग्रेस जो इतने लंबे चौड़े वादे कर रहे हैं, क्या वो पब्लिक को सब चीजें दे पाएंगे? क्या कांग्रेस इस स्थिति में अगर जीतती है, हम मान भी ले कि कांग्रेस जीतती है, क्या वो अपनी हुकूमत बना पाएंगे? कांग्रेस ने अभी तक कैंडिडेट्स नहीं पूरे उतार पाए। यहां तक गठबंधन का सवाल है, गठबंधन में भी इतने कैंडिडेट नहीं है कि वह भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके। हुकूमत बनती है तो गठबंधन की बनती है। गठबंधन में जितनी पार्टीज हैं, इन सब के अपने अपने मैनिफेस्टो। कोई ओल्ड पेंशन देना चाहता है, कोई नहीं देना चाहता, कोई अग्निवीर से को परमानेंट करना चाहता है, कोई नहीं करना चाहता। तो ये सब वादों को लेके गठबंधन जो सामने जा रहा है, हकीकत क्या है? आज हमारे साथ है ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी, ये प्रवक्ता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और वैसे भी हर जगह हर टीवी पे आप इनको देखते हैं। पीर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पीर साहब, एक सिचुएशन ऐसी सामने आ रही है जो वोटर्स को जानना बड़ा जरूरी है कि दोनों हुकूमत बनाने की बात कर रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, वादे किस तरह पूरे किए जा सकते हैं? आदर्श जी, आपने एक बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है। देखिए, चुनाव का माहौल है, कहते हैं कि जैसे एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, उसी तरह से चुनाव के समय पे भी कुछ भी कहा जा सकता है। ऐसे माहौल में मतदाता के ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जिम्मेवारी आ जाती है, क्योंकि उसको इस चीज को देखना है कि ये जो वादे किए जा रहे हैं, इसमें से कितने वादे ऐसे हैं जो कि इंप्लीमेंट हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते। वादे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन आखिरकार फायदा तो तभी होगा अगर वो इंप्लीमेंट होंगे। अगर सिर्फ वादों के ऊपर ही वो वोट डाल देंगे तो उसके बाद चीटेड होंगे, अपने आप को चीटेड मानेंगे। अपने आप को चीटेड ना मानने के लिए जरूरी है कि काफी अच्छी तरह से एनालिसिस किया जाए, समझा जाए, और फिर सोच समझ के अपने मतदान का जो अधिकार है उसको पूरा किया जाए, उस अधिकार को आजमाया जाए। अब देखिए, आपने बहुत अहम बात कही, इंडिया अलायंस कांग्रेस। कांग्रेस ने अभी तक 272 कैंडिडेट अनाउंस किए हैं, और अब ज्यादा से ज्यादा जो मेरी कैलकुलेशन है, मैक्सिमम 295 या 299 कैंडिडेट कांग्रेस अनाउंस करेगी। 272 है जो मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मार्क चाहिए जीतने, सिंपल मेजॉरिटी का 272। कांग्रेस ये कह सकते हैं कि हम अलायंस में है, इसलिए हम कब जीत रहे हैं। 2004 का वो कई बार कोर्ट भी कर रहे हैं कि 2004 में हमने कब कैंडिडेट किए, फिर भी हमने गवर्नमेंट बनाई। अब 2004 में गवर्नमेंट कैसी बनी, उसके बाद क्या माहौल रहा, वो तो अब सब देख चुके हैं। एक बार क्या हुआ उस प्रकार की, उस समय की जो यूपीए सरकार थी, वो तो फेमस हो गई थी, कहीं भी किसी किस्म का फैसला नहीं ले सकी, कोई नेशनल इंपॉर्टेंस का फैसला नहीं ले सकी, क्योंकि सारी पार्टियां अलग अलग दिशा में खींच रही थी। अब यही हाल इस बारी भी है। इंडियन अलायंस तो बना दी इन्होंने, और वो भी बिफोर इलेक्शन, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इस अलायंस का अभी तक कोई कॉमन मैनिफेस्टो नहीं है। सब पार्टी अपना अपना मैनिफेस्टो दे रही है। एनसी का अलग मैनिफेस्टो है, कांग्रेस का, यहां का अगर बात की, एनसी का अलग मैनिफेस्टो है, कांग्रेस का अलग मैनिफेस्टो है। अगर ओवरऑल लेंगे तो टीएमसी का अलग, समाजवादी पार्टी का अलग, कम्युनिस्ट का अलग। कम्युनिस्ट ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स खत्म कर देंगे। क्या कांग्रेस इस बात से सहमत है? और अगर कल मान लो इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बन भी जाती है, तो क्या देश के साथ, देश की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा सकता है कि आप न्यूक्लियर वेपन्स, जबकि आपके दोनों पड़ोसी पाकिस्तान और चीन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, और आप न्यूक्लियर वेपन्स हटा देंगे? कभी ऐसा हो सकता है? तो ये सोचने की बातें हैं, मतदाताओं को ये चीजें सोचनी है। आप देखिए, यहां पर आइए,
हमारे जो कांग्रेस के कैंडिडेट है वो कह रहे हैं कि हम अग्निवीर खत्म कर देंगे, हम ओल्ड पेंशन सिस्टम लेकर आएंगे, हम लैंड राइट्स लेके आएंगे, जॉब राइट्स लेके आएंगे। अब देखिए, सबसे पहले अग्निवीर स्कीम किस लिए बनाई गई? अग्निवीर स्कीम इसलिए बनाई गई क्योंकि जितनी भी मॉडर्न आर्मीज हैं, आजकल हाईटेक आर्मीज हैं, वहां पर मैन पावर इंटेंसिव नहीं है, वो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव है। और अब जो आपके पास सोल्जर हैं वो हाईली क्वालिफाइड होने चाहिए ताकि वो टेक्नोलॉजी को समझ सके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके। इसके लिए अग्निवीर स्कीम बनाई गई। कांग्रेस जो ये कहती थी कि हमारे पास राफेल खरीदने के लिए पैसे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने अगर राफेल भी खरीदा और उसके अलावा और कितने सिस्टम्स खरीदे ताकि भारत की सुरक्षा सुदृढ़ बन सके, वो कांग्रेस आज कहती है कि हम अग्निवीर स्कीम हटा देंगे। अगर आप अग्निवीर स्कीम हटा दोगे तो इतनी बड़ी स्टैंडिंग आर्मी को आप तनख्वाह देने में ही आपका सारा खर्चा निकल जाएगा। आप देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे, आप नए वेपन सिस्टम नहीं लेके आएंगे, आप आर्मी को जो पूरी सर्विसेज को दोबारा उसी अंधकार में डुबोएंगे जो कि आपके एक कहावत थी उनके कांग्रेस के टाइम पे कि हॉलोनेस, सर्विसेज के अंदर हॉलोनेस हो गई थी, किसी की चीज की कमी नहीं, पूरी पूर्ति नहीं थी, जो चीज हथियार थे वो ऑलरेडी ऑब्सलीट हो चुके थे, नए हथियार आ नहीं रहे थे, एम्यूनिशन कम था। तो ये सारी हॉलोनेस आपके दोबारा लाना चाहते हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं। इसलिए दर्शकों को ये मानना पड़ेगा कि ये एक बहुत बड़ा झूठा वादा जो है वो किया जा रहा है। अब ओल्ड पेंशन स्कीम, कांग्रेस की 3-4 स्टेट्स में सरकारें हैं, क्या किसी भी स्टेट में इन्होंने अब तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है? नहीं की है, क्योंकि कर ही नहीं सकते हैं, इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। आप देश की इकोनॉमी को आप समझेंगे तो आप ये जो कह रहे हैं कि हम 1-1 लाख रुपया देंगे हर महिला को, कहां से देंगे? कहां से पैसा आएगा? पैसा पेड़ों पे नहीं उगता है, बजटिंग करनी पड़ती है। पैसा का कहां से आएगा, पैसा कैसे खर्चा जाएगा, एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज होती है। ऐसे सिर्फ वादे नहीं किए जा सकते हैं। तो ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू नहीं की जा सकती है, ये एक झूठा वादा है। अब आई लैंड राइट्स और जॉब राइट्स, इसके लिए तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि कह रहे हैं कि हम 371 के तहत लेके आएंगे, 371 भी आपको मालूम होना चाहिए कि टेम्परेरी प्रोविजन है, परमानेंट प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और अगर आप 371 में लाना भी चाहते हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे उसके लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए दोनों हाउसेस के अंदर। क्या इंडिया अलायंस सोच भी सकती है 2/3 मेजोरिटी का? तो ये ऐसे झूठे वादे करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मेरी गुजारिश लोगों से सिर्फ यही है कि आप तथ्य को समझें, इनके झूठे वादों में मत जाएं। ये वही लोग हैं जो कि कल कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कहते हैं। ये उसी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने कि 60 साल रूल किया, गरीबी हटाओ का नारा लगाया, लेकिन गरीबी कभी नहीं हटी, लोग गरीब से और गरीब होते गए। ये वही लोग हैं जो कि कहते हैं डेमोक्रेसी खतरे में है, लेकिन डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा खतरा किसने किया था? इंदिरा गांधी ने। ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं डेमोक्रेसी खतरे में है, लेकिन आपको याद होगा कि जब सोनिया गांधी ने कांग्रेस प्रेसिडेंट बनना था तो सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद कर दिया था ताकि उसके सपोर्टर जो है कहीं बीच में गड़बड़ न कर सके। और जब सीताराम केसरी उसको बाद में निकाला गया और उसको बोला गया अब सोनिया गांधी प्रेसिडेंट बन गई है, आप जाओ, तो उसकी धोती खींच ली। इतना बड़ा बद्दा मजाक उस आदमी के साथ किया गया जिसने पूरी जिंदगी अपनी पार्टी के लिए दे दी। तो ये लोग आप कहते हैं डेमोक्रेसी खतरे में है। भाई साहब, कोई डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है। खतरे में अगर है तो इन लोगों की खानदानी पार्टियां हैं, इन लोगों की जो विरासत में चला रहे हैं अपनी पार्टियां, वो खतरे में है। आप देख लीजिए, कांग्रेस में भी विरासत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में विरासत है, पीडीपी में विरासत है, समाजवादी पार्टी में विरासत है, टीएमसी में विरासत है, कम्युनिस्ट के अंदर विरासत, सब जगह विरासत चल रही है। ये उसी को बढ़ाना चाहते हैं। तो इसलिए कोई खतरे में नहीं है डेमोक्रेसी, ये लोग खतरे में है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये सब ड्रामा किया जा रहा है। ये जो रीजनल, आपने एनसी की बात की, पीडीपी की बात की, रीजनल पार्टीज जो इनके साथ मिली हुई है, इनके तो अपने इंटरेस्ट है। बिल्कुल, ये एमपी के इलेक्शन को, एक पार्लियामेंट के इलेक्शन को नहीं देख रहे हैं, इन्हें देख रहे हैं हमें रीजनल अपने आप को किस तरह से जिंदा रखना है। आज यही पोजीशन बनी हुई है। हमने कुछ जगह पे गए थे, देखा वहां पे कि ये गठबंधन तो बना है, लेकिन वो गठबंधन के इनके जो ग्राउंड लेवल पे वर्कर्स हैं जो वो काम करना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि हमने जो आज तक कमाया है अपनी पार्टी के लिए वो एक प्लेट में रख के कांग्रेस के हवाले कर। देखिए,
कांग्रेस और रीजनल पार्टीज, इनकी सोच एक है और उनकी सोच ये है कि भारत को तोड़ा जाए, भारत एक स्ट्रांग नेशन ना बने, एक यूनिफाइड स्ट्रांग भारत इनके इंटरेस्ट में नहीं है। ये अपनी अपनी विरासत चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर रीजनल पार्टी का हमेशा कंट्रोल रहे, ताकि ये लोग अपनी मनमानी कर सके जैसे कि पहले करते थे। आपने देखा इनके राज में क्या हुआ, जम्मू का कितना बुरा हाल हुआ, लेकिन कांग्रेसी कभी नहीं बोले। कांग्रेस का सरकार में रहती थी, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन जितनी जम्मू के साथ हुई इनके दौर में, डोगरा सर्टिफिकेट चला गया, आपको रेवेन्यू नहीं मिलता था, आपके बजट यहां से कश्मीर ट्रांसफर हो जाते थे। लेकिन कांग्रेस के मिनिस्टर, हमारे जो कांग्रेस कैंडिडेट हैं दोनों, वो मिनिस्टर रह चुके हैं इसी गवर्नमेंट के अंदर, पर उन्होंने कभी जम्मू के लिए, हित के लिए मुंह नहीं खोला, जम्मू के डोगरों के लिए कभी नहीं खोला। अगर जम्मू डोगरी को 8 शेड्यूल में लेके आया तो भारतीय जनता पार्टी थी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर। अगर जम्मू के लिए कभी किसी ने आवाज उठाई, प्रजा परिषद से लेकर जनसभा, भारतीय जनता पार्टी, इन लोगों ने तो कभी जम्मू के लिए आवाज ही नहीं उठाई। और आज ये कहते हैं कि हम जम्मू के लिए खड़े हो रहे हैं, हम जम्मू को वापस अपना हक दिलाना चाहते हैं। महाराजा हरि सिंह का सबसे ज्यादा इंसल्ट अगर किसी ने किया है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर किया है। आज ये महाराजा हरि सिंह जी के गुण गा रहे हैं। ये सब अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स है, लोगों को लुभाने के लिए। हाँ, देखते हैं कि लोगों में डोगरा सेंटिमेंट्स हैं, इसलिए उसका फायदा उठाने के लिए। डोगरा तो डोगरों के नाम पे तो ये बनाया था, ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, तो उसी को खत्म करके इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? और देखिए, इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? जिसके लिए उन्होंने पार्टी से रिजाइन किया, जिससे उन्होंने कैबिनेट से रिजाइन किया, और जिसने करवाया, आज वही उनका साथ दे रही है, कह रही है कि इसके लिए वोट डालो। और वही उमर अब्दुल्ला जो कि शोर मचा रहा था कि ये इस आदमी ने क्या कर दिया, ये आदमी तो क्या है, और वो आज उसी के लिए स्पीचें कर रहा है कि इस आदमी को वोट दो। यही तो मैं इसको अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स कहता हूं ना। ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं। इनके लिए ना डोगरों का हित है, ना जम्मू का हित है, ना ही इनके मन में भारत का हित है। इनके लिए है तो सिर्फ फैमिली फर्स्ट। बिल्कुल सही कहा आपने ब्रिगेड साहब। अगर कुल मिला के हम ये कहें कि जितने कैंडिडेट 399 के करीब खड़े कर रहे हैं, 299 कितने, अगर हम कहते हैं इनके 75% भी जीत जाते हैं, तो फिर भी ये सरकार कहीं नहीं बना सकते, कहीं नहीं बना सकते हैं। इसलिए जो मतदाता है उनको सोचना पड़ेगा कि चूंकि अब समय भी बहुत कम है, फर्स्ट फेज का कल से ही चुनाव शुरू है, और आने वाले दिनों में इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि देश के अंदर एक स्थिर सरकार चाहिए। ये हमारे असेंबली के चुनाव नहीं है, एक ऐसे चुनाव है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बात जाती है। फिर साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे? आदर्श जी, मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि आपने 2004 से 2014 का दौर देखा हुआ है। अगर नहीं देखा तो अपने बड़े बुजुर्गों से पूछिए। 2004 से 2014 में भारत को एक सॉफ्ट स्टेट, वीक नेशन माना जाता था। भारत के अंदर पॉलिसी पैरालिसिस थी, भारत कई डिसीजन नहीं ले सकता था। भारत को राष्ट्र हित में जितनी डिसीजन लेनी थी वो कोलिशन पॉलिटिक्स के कारण नहीं ले सके। क्या आप ऐसा दौर वापस चाहते हैं? मुझे नहीं लगता कोई ऐसा दौर वापस चाहेगा। अगर आप चाहते हैं कि नेशन फर्स्ट और हर चीज भारत के हित में हो, डिफिकल्ट और हार्ड फैसले लिए जाएं, जो कि जैसे जीएसटी, अग्निवीर, डिमोनेटाइजेशन, ट्रिपल तलाक, ये सब बहुत ही हार्ड फैसले थे, डिफिकल्ट फैसले थे, लेकिन किसने लिए? नरेंद्र मोदी सरकार ने, क्योंकि उनके लिए नेशन फर्स्ट था। अगर आप चाहते हैं नेशन फर्स्ट, और अगर चाहते हैं कि भारत का आज जो रुतबा बना हुआ है पूरी दुनिया के अंदर वो कायम रहे, तो कृपया करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद पीपी न्यूज़ लैंड से बात करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।